ओके गाइस, आज की क्लास थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इक्विलिब्रियम घुसा हुआ है पूरी क्लास में। ठीक है ना, हर जगह आपको इक्विलिब्रियम दिखेगा। अगर 11th क्लास का इक्विलिब्रियम अच्छे से नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को मैं क्लियर करते हुए चलूँगा। ठीक है ना, तो लास्ट क्लास में हम क्या बात कर रहे थे बेटा? हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम कंसनट्रेशन को कम करेंगे तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना, तो कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के कम होने से हमेशा ही कम होगी, और मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के कम होने से हमेशा बढ़ेगी। इसके लिए प्रूफ क्या है बेटा? इसके लिए प्रूफ ये है कि लेमडा एम को हम क्या लिखते हैं? के बाई सी लिखते हैं। ठीक है ना, के बाई सी लिखते हैं। ठीक है ना, तो मान लो किसी एक कंसंट्रेशन पे हमने निकाला इसको के ए बाय एल। ठीक है ना, ये हमारी इस कंसंट्रेशन पे है। ठीक है ना, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन पे दे रखी है। इस कंसंट्रेशन पे इस कंडक्टेंस की वैल्यू दी है, इसी कंडक्टेंस की वैल्यू दी है कप्पा। ठीक है ना, और उस पर एक और किसी वॉल्यूम वी पे दिया हुआ है ये सब। ठीक है ना, वी चेंज नहीं हुआ है तब तक कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे वी चेंज होगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करूँगा, कम करूँगा, तो मैं क्या करूँगा? उसमें पानी मिलाऊंगा। ठीक है ना, पानी मिलाऊंगा या फिर उसके आयंस निकाल लूँगा। आयंस निकालना मुश्किल काम है, पानी मिलाना ईजी काम है। जैसे ही पानी मिलाऊंगा वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आयंस निकालूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सिर्फ वॉल्यूम घट जाएगा, लेकिन पानी मिलाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है ना, तो वॉल्यूम बढ़ा, पानी मिलाया मैंने। आयंस निकालना बहुत मुश्किल काम है बेटा, आयंस आप नहीं निकाल सकते किसी के अंदर से, किसी सॉल्यूशन के अंदर से आयंस निकालना मुश्किल काम है। ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं? कंसंट्रेशन को कम करने के लिए उसमें वाटर को मिलाते ही हैं। यानी कि जो मेरे जो इलेक्ट्रोड्स थे उनके बीच में जो भी कंसंट्रेशन थी, जो भी नंबर ऑफ आयंस थे, ठीक है ना, वो कम कैसे होंगे? जब इसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है ना, पानी का अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है ना, इसकी कैपेबिलिटी कम थी लेकिन पानी का अमाउंट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में पानी का अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो वॉल्यूम जो हो गया इसका, ठीक है ना, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, क्योंकि इस कंसंट्रेशन की बात करनी है हमें। ठीक है ना, कंसंट्रेशन की बात करनी है, और अगर मैं ऐसा मान लूँ कि इसकी लेंथ कितनी है बेटा? लेंथ कितनी है? 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, और एरिया भी कितना है? और एरिया जो है, एरिया किसके बराबर हो जाएगा? एरिया इसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम का कंटेंट जितना भी है उसके बराबर है। एरिया यहाँ पर इस वॉल्यूम के कंटेंट के बराबर है। तो आपका लैम्डा यानी कि मोलर कंडक्टिविटी किस किस पे डिपेंड कर जाएगी? एक तो कप्पा पे, यानी कि एक पे कंडक्टिविटी पे जो कि कम हो गई है, और दूसरा वॉल्यूम पे जो कि बड़ा है, वॉल्यूम पे जो कि बड़ा है। ठीक है ना, और ये हमेशा देखा गया है कि जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी, जितनी ये कम होती है, मतलब ये तो कम होगी, वॉल्यूम के बढ़ने पे ये वैल्यू कम होगी, कप्पा की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, लेकिन कप्पा जितना डिक्रीज़ होता है उससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम जो होता है हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है ना, कप्पा जो डिक्रीज़ होता है हमारा उससे कहीं ज़्यादा क्या होता है? वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ होता है। ठीक है ना, इस वजह से लैम्डा एम की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो अगर हम कंसंट्रेशन को घटाते जाएं और नियरली अबाउट ज़ीरो कर दें उसे, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है बेटा? ये इसका मतलब आपने इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मिला दिया, इतना ज़्यादा पानी मिला दिया कि अब जो है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्या करो? आप 1 लीटर पानी में 1 चीनी का दाना डालो और आप उसकी एक कंसंट्रेशन नापना शुरू करो, तो क्या आपको पता चलेगा वो चीनी का दाना का क्या हुआ? वो घुल गया और गायब हो गया, पता भी नहीं चला। ठीक है ना, समुद्र में एक बूंद आपने क्या किया? नमक डाला और पूछा कि अब इसका टेस्ट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा चेंज। ठीक है ना,
ठीक है ना, या फिर एक समुद्र में एक चीनी डाल दी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो वो इन्फाइनाइट डिल्यूशन का मतलब ये बात होगी, ठीक है ना। तो इन्फाइनाइट डिल्यूशन में कंसंट्रेशन जो है वो हमारी नियरली अबाउट जीरो हो जाती है। पूरी जीरो इसलिए नहीं होगी क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन में भी देखोगे तो कोई ना कोई कंसंट्रेशन तो आपको मिल ही जाएगी। जैसे मान लो 10 टू पावर -10 पार्ट्स पर मिलियन में आपको हो सकता है वैल्यू आ ही जाए, ठीक है ना। लेकिन उस कंसंट्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन उस कंसंट्रेशन पे अगर कोई कंडक्टिविटी अगर आपको मिलती है तो उसको आप किससे नोट करते हो, लैम्डा एम नॉट से। किससे नोट करते हो, लैम्डा एम नॉट से। और इसको क्या कहते हैं बेटा, आपने पढ़ा है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में पढ़ा था, ठीक है ना। अपनी 11th क्लास में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में पढ़ा था। इसको क्या कहते हैं बेटा, व्हेन समथिंग टेंड्स टू जीरो इट इज़ नोन एज लिमिट वैल्यू। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, लिमिटिंग, दिख नहीं रहा होगा यार ये मेरे को लग रहा है, पेन कहाँ गया, देखो बेटा क्या कहते हैं इसे, लिमिटिंग ठीक है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। ये भी दिख रहा हो आपको, इस पेन को यूज नहीं करना, ठीक है ना बेटा, इतना आपको समझ में आया। तो हमने क्या देखा, जब मैंने कंसंट्रेशन को बहुत कम कर दिया तो इन्फाइनाइट डायरेक्शन पे उसकी वैल्यू आ गई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर आ गई, लैम्डा नॉट एम के बराबर, ठीक है ना। तो अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसका डिसोसिएशन अच्छा है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि लैम्डा एम कैसे घट रहा है, ठीक है ना। जिसका डिसोसिएशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना उसका लैम्डा एम जो होगा उसका वेरिएशन कम होगा, ठीक है ना। जो स्लोप होगा उतना कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ, इसकी कनेक्टिविटी को डिफ़ाइन करना चाहूँ, ठीक है ना, और मैं क्या लूँ, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लूँ, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लूँ, ठीक है। दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक KCl को ले लिया मैंने, ठीक है ना, KCl को ले लिया, ठीक है ना। और क्या देखा कि इसकी मोलर कनेक्टिविटी के ऊपर देखा कि क्या होता है इसकी मोलर कनेक्टिविटी के साथ, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन से क्या पाया गया कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए इंटू सी टू द पावर हाफ। ए क्या है बेटा, ए आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ए की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, ए की वैल्यू जो डिपेंड करती है, जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 1 आएगी, ठीक है ना। अगर आप किसके लिए देखोगे, के लिए देखोगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या लगता, CaCl2 का यूज़ करता, तो कैल्शियम के लिए आप 1 लिखते और Cl के लिए आप क्या लिखते बेटा, 2 लिखते, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू ऐसे ऐसे चेंज होगी, ठीक है ना, इस लॉ में। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो कैसे प्लॉट होगा बेटा, फॉर एग्जांपल मेरे को प्लॉट किसके बीच में करना है, लैम्डा एम, एक मेरा वाई हो गया लैम्डा एम, और एक्स पे मैं क्या रख रहा हूँ बेटा, सी की पावर हाफ को रख रहा हूँ। तो यानी कि सी की पावर हाफ क्या है इस समय, एक्स हो गया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, सी माइनस एम एक्स ऐसे करके लिखा हुआ है इन्होंने। तो नेगेटिव माइनस ए का मतलब स्लोप इज़ नेगेटिव मतलब ऐसा स्लोप आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव स्लोप होता तो मैं ऐसे बनाता, नेगेटिव स्लोप है तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो नेगेटिव स्लोप है तो मैंने कैसे बनाया बेटा, ग्राफ को ऐसे बनाया, जो कि जहाँ पर इसका स्लोप कितना है बेटा, -a, ठीक है ना। मैथ्स वालों को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, बायो वालों को कुछ नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे समझते हैं बेटा, जो स्लोप होता है, जो किसी भी लाइन का स्लोप होता है,
वो क्या बताता है, वो कैसे पता चलता है, उसके टैन से पता चलता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि टैन थीटा जो होता है, जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना बेटा। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है बेटा, परपेंडिकुलर, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है बेटा, बेस है। तो ये जो एंगल बना दिस इज नोन एज टैन थीटा। और ये एंगल मैं नीचे से ऊपर नाप रहा हूँ, यानी कि केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप रहा हूँ। तो क्लॉकवाइज एंगल को नापते हैं तो नेगेटिव में नापते हैं, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं नापता तो पॉजिटिव नापता, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्लॉकवाइज नाप रहा हूँ इसलिए एंगल क्या हो जाएगा बेटा, ये नेगेटिव हो जाएगा एंगल। तो नेगेटिव एंगल कितना है बेटा, ये थीटा के बराबर है, वो भी किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज स्लोप, और स्लोप कितना रहेगा इसका, -a के बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो a हमारा डिफाइन करेगा कि ये किसके स्लोप में रहेगा, 1 यानी कि दोनों y = x के बराबर है। और लैम्डा नॉट m क्या है, लैम्डा नॉट m एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, 0 हो जाएगी, तो ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन जहाँ पर 0 होगी, ये पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा आपका, लैम्डा नॉट m, जहाँ पर टेंड्स टू 0 है, ठीक है ना। 0 नहीं हुई है, टेंड्स टू 0, एग्जैक्टली 0 के ऊपर नहीं है, ये टेंड्स टू 0 पे है, ठीक है ना। हमने लिमिटिंग वैल्यू लिखी है, लिमिट c टेंड्स टू 0, लैम्डा m इज नोन एज लैम्डा नॉट m, ठीक है ना, लैम्डा नॉट m। तो इस वाले रिलेशन को थोड़ा सा देखेंगे, और ये वाले इसको समझेंगे कि मैंने ग्राफ कैसा बनाया, इसका ग्राफ कैसा बनाया, ऐसा बनाया। और ये क्या है बेटा, टैन थीटा है, ठीक है। टैन थीटा क्या होता है बेटा, हमेशा जो टैन थीटा की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, थीटा की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, तो यानी कि स्लोप हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ समझ में आया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में यहाँ पर ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बाद में देखेंगे कैसा आता है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे जाएंगे। तो जब ये बात पता चली तो एक और बात आई सामने हमारे, क्या बात आई बेटा, क्रॉल्स लॉ की, ठीक है ना। क्रॉल्स लॉ क्या था देखते हैं। कोलरास लॉ ये कहता है, कोलरास लॉ ऑफ ये कहता है कि देयर इज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस ऑन कैलकुलेटिंग व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट m, ठीक है ना। जब आपको लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो आप इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ आयन के बारे में कह सकते हो, ठीक है ना, के बारे में कह सकते हो। फॉर एग्जांपल उसने ये बताया कि उसने कैसे करा है पता, पहले उसके बारे में बात करते हैं। उसने क्या किया, लैम्डा नॉट निकाला NaCl का, ठीक है ना, माइनस किया लैम्डा नॉट Ki का, फिर उसने क्या निकाला, उल्टा करा था, के में से ना, सॉरी KCl पहले लिख लो बेटा, KCl और Na, नहीं तो उल्टा लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना, इसको नहीं यूज़ करना, ठीक है ना। वह लिखा था लैम्डा नॉट KCl माइनस लैम्डा नॉट Na, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया, नॉट KBr, ठीक है ना, और लैम्डा नॉट NaBr, ये इन दोनों को माइनस किया, ठीक है ना। लैम्डा नॉट Ki माइनस लैम्डा नॉट Ni, ठीक है ना। जब उसने ये किया तो उसने क्या पाया कि हर बार इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, हर बार इसकी वैल्यू कितनी आई, लगभग 23.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल की वैल्यू आई इसकी, ठीक है ना, इतनी वैल्यू हर बार आई, ठीक है ना। तो जब उसने ये इन्फ्लुएंस निकाला, इसने इससे क्या निकाला, उसने इससे ये निकाला कि अगर मैं क्या करूं कि सिर्फ और सिर्फ K और Na की वैल्यू लिख दूं, मतलब देखो ये अभी सिंबल्स के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। देखो, जब भी किसी कंपाउंड के बारे में बात करी जाती है, मोल किसी कनेक्टिविटी, लिमिटिंग मोल कनेक्टिविटी के बारे में बात करी जाती है, कंपाउंड की बात करी जाती है तो उसको लैम्डा m से शो करते हैं, और किसी एक एलिमेंट की बात करते हैं तो उसको इस लैम्डा नॉट m से शो करते हैं, ठीक है ना। किसी एक के बारे में बात करते हैं तो इस वाले लैम्डा m से शो करते हैं, ठीक है ना,
इस वाले लैम्डा से शो करते हैं, और यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिखते हैं, उसकी वैल्यू शो करते हैं, उसकी वैल्यू लिख देते हैं, जो भी आपका, मैं उसका नाम लिख देती, जैसे यहाँ पर KCL लिखा हुआ, यहाँ पर NA कुछ भी लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। समझ में आई वाली बात। तो इस सिंबल को हमेशा समझेंगे और फिर करेंगे आगे, ठीक है ना। देखते हैं कैसे किया। तो जो पिछला वाला जो मेरा रिलेशन था, उससे मैं क्या निकाला, उससे निकाला कि NA माइनस सॉरी के माइनस NA जो है वो हमारा कितना है, 23.4 है, ठीक है ना। क्योंकि जब आपने इसको खोला था, लैम्डा नॉट KI माइनस लैम्डा नॉट NAI को खोला आपने, तो आपने लिखा लैम्डा नॉट K प्लस लैम्डा नॉट I प्लस लैम्डा नॉट NA माइनस लैम्डा नॉट I, ठीक है ना। तो ये उन्होंने इन्फ्रेंस निकाला कि ये इंडिपेंडेंट जो इसके मोल कनेक्टिविटी होती है उसके बराबर होता है, ठीक है ना। ये प्लस माइनस आपस में कट गए, तो ये इसके बराबर बचा, ठीक है ना। ये बचा लैम्डा नॉट K माइनस लैम्डा नॉट N। तो जब उन्होंने ये बात बताई, तो इसको उन्होंने क्या कहा, इसको उन्होंने कहा दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ठीक है। तो कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन इसको बोला गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आई ना, ये बात समझ में आ गई ना। इसको कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन बोला गया। इसका मतलब अगर मेरे को लैम्डा नॉट NaCl बताना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, कि मेरे को लिखना है लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl। मैं ऐसे बता सकता हूँ। ये काम हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या है बेटा, और क्या है, जैसे मान लो लैम्डा नॉट CaCl2 निकालना है, तो मैं लिखूँगा लैम्डा नॉट Na प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl, ठीक है ना। ठीक है, ये बात समझ में आई। ऐसा क्यों लिखा मैंने, यानी कि जो भी यहाँ पर नंबर होगा उतने ही यहाँ पर इससे मैं मल्टीप्लाई करना, मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर इसका डिसोसिएशन होता है, यानी कि CaCl2 का जब डिसोसिएशन होता है तो कैसा होता है बेटा, Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। तो कितने आयंस बने, इसका 1 बना, इसके 2 बने, तो इसके आगे 1 का मल्टीप्लिकेशन, इसके आगे 2 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। याद रखेंगे, ये बात हम क्या करेंगे, याद रखेंगे एकदम, ठीक है ना। समझ में आया बेटा, ठीक है, इतना हमको आता है समझ में, ठीक है ना। इसके बाद टेबल 3.4 में इन्होंने दिया है कुछ लिमिटिंग कंडक्टिंग वैल्यू दी है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, H+ की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 349, और OH की वैल्यू कितनी दी है, 198। यानी कि अब वाटर का अगर इलेक्ट्रोलाइटिक वैल्यू देखोगे तो कितनी है बेटा, लगभग कितनी पहुंच गई है, 350 और 200 कितना हो गया, 650, ठीक है ना। लेकिन ऊपर टेबल में सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, ये पढ़ो, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सम आयंस इन वाटर। ऑलरेडी वाटर के अंदर है, तो वाटर के अंदर और पानी मिलाते जाओगे तो क्या उसकी कोई कनेक्टिविटी में फ़र्क आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। उसकी कनेक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो पहले वाले का बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप H+ से Cl नेगेटिव HCl बनाओ, HBr बनाओ, HCOH बनाओ, और SO2 तो नेगेटिव H2SO4 बनाओ, ठीक है ना। उसके अलग अलग मोलर कनेक्टिविटी आएगी दोनों को ऐड करने में, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी दोनों को अलग अलग ऐड करने में आएगी, ठीक है ना। इसका मतलब जब बहुत ही कम कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन लो की बात हो रही है ना, तो वाटर में लाओगे तो कंसंट्रेशन तो बढ़ती गई, और ठीक है ना। इसलिए हम क्योंकि लो कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, इसलिए पहला केस नहीं लिया, ठीक है ना। तो सबसे लो कंसंट्रेशन की बात चल रही है, तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी की बात चल रही है, यानी कि लो कंसंट्रेशन की बात चल रही है। जब लो कंसंट्रेशन होगा तो जो मोलर कनेक्टिविटी वैल्यू है वो ये आएगी इंडिपेंडेंट आयंस की, इन्होंने ये बताया, ठीक है ना। देखो नीचे वाले जो आयंस हैं, जो CH3CO नेगेटिव है, उसके साथ जब H के साथ भी बना रहे हो, उसको गलती से अगर आप सोडियम के साथ बनाओगे तो इसकी टोटल कनेक्टिविटी बहुत ही कम आ जाएगी, ठीक है ना। क्यों कम आ रही इतनी, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर जो होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह, ठीक है ना, रिवर्स में होता है। क्यों होता है ऐसा,
क्यों होता है? कंसंट्रेशन के साथ रिवर्स में होता है। क्यों होता है ये अभी मैं प्रूफ करूँगा, ठीक है ना, ये अभी मैं प्रूफ करूँगा, ठीक है ना। तो देखते हैं अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब मैं बात करूँगा, जैसे मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आपको समझ में आता है कि उसका डिसोसिएशन क्या होगा, उसका डिसोसिएशन लो होगा, डिसोसिएशन वो लो होगा। ये बात तो आपको समझ में आती है ना, तभी तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होता तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैव लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सबसे पहली बात ये। तो उसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप उसका क्या कंसंट्रेशन कम करोगे तो उसका जो क्या कहते हैं आपका, जैसे मान लो यहाँ पे था, इसका कंसंट्रेशन जैसे ही मैंने कम किया तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन कम करते ही लैम्डा एम बहुत बड़ा, या कंसंट्रेशन हल्का सा बढ़ाया तो लैम्डा एम बहुत घटा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होगा, ठीक है, हल्का सा कंसंट्रेशन बढ़ाने में लैम्डा एम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन बाद में वो कोई फ़र्क आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के बाद मान लो इस पॉइंट के बाद यहाँ तक इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसके बाद ये और डिसोसिएट हो ही नहीं रहा, आप कितनी भी कंसंट्रेशन उसकी बढ़ाते जाओ, ठीक है ना, वो डिसोसिएट और नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका डिसोसिएशन जो पावर है वो बहुत कम है, ठीक है ना। उसके बाद और डिसोसिएट नहीं होगा, तो उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो, लैम्डा एम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो जब कंसंट्रेशन बहुत कम थी तो स्टीपली चेंज आ रहे थे सब जगह। वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि थोड़ा सा भी आपने क्या किया, कंसंट्रेशन कम करी तो बहुत सारा डिसोसिएशन कम हो गया, ठीक है ना। डिसोसिएशन पे बहुत फ़र्क पड़ा क्योंकि डिसोसिएशन बहुत लो है, ठीक है ना। डिसोसिएशन क्या है, बहुत लो है। आपने पानी और बढ़ाया तो आपने क्या किया, कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करी। पानी जैसे ही बढ़ता गया, इसके साथ क्या हुआ, इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पहुंच गया इस समय। अब इस समय आपने इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचा दिया तो कंसंट्रेशन नियरली अबाउट ज़ीरो होगी उसकी। और डिसोसिएशन पे जब डिसोसिएशन होता है उस पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर सब पूरा का पूरा डिसोसिएट करने की कोशिश करेगा ये CH3COH को, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं, क्या है ये CH3COH है, इसको पूरा का पूरा इसको डिसोसिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, जो यहाँ पर चेंज आता है वो बहुत स्टीप चेंज आता है, बहुत ज़्यादा स्टीप चेंज आता है। और जो लॉ है, जो आपने एक 9th में एक लॉ पढ़ा होगा कि जो आपका कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Ka, वो किसके बराबर होता है, C कंसंट्रेशन इंटू A² अपॉन 1 - A, ठीक है ना, अल्फ़ा स्क्वायर, C इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फ़ा, ठीक है ना। ये होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है किस पे, डिसोसिएशन पे, ठीक है ना। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, डिसोसिएशन है, ठीक है ना। अल्फ़ा क्या है बेटा, डिसोसिएशन है। अल्फ़ा इज डिसोसिएशन हेयर। और Ka क्या है आपका, बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिपेंड कर रहा है इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो इस लॉ की वजह से क्या होता है, ये वाला नेचर शो करता है। कैसे करता है देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। अब देखो बताया क्या गया कि जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यू है, उसको अगर आप किससे डिवाइड करोगे, एक्चुअल इसकी वैल्यू से, जो मोलर कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन पे वैल्यू है, वो क्या बताती है, वो आपका डिसोसिएशन बताती है, ठीक है ना। ये जो रेशियो है ये आपके डिसोसिएशन को बताता है, ठीक है ना। तो हम क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे डिपेंड कर रही है, डिसोसिएशन मतलब मोलर कनेक्टिविटी जो है, जो हमारी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी है, वो कंसंट्रेशन के कम होने पे आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देयरफॉर लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑब्टेन यूजिंग कॉलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है ना। मतलब आप क्या कर सकते हो,
जो ये लेमडा एम नॉट की वैल्यू है ये आप सिर्फ इसी से निकाल सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या जीरो डायलेशन पे अल्फ़ा की वैल्यू जाती है 1, जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी यानी कि ये और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना, तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, तो कोई मान लेते हैं कंसंट्रेशन सी है और उसकी अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, उसमें अगर अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है तो क्या लिखते हैं हम, तो रेशियो ऑफ मोलर कनेक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी जो होता है वो क्या बताता है, हमारा हमारा डिसोसिएशन को बताता है कि डिसोसिएशन कितना होगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, डिसोसिएशन की जगह ये वैल्यू लिख देते हैं, तो के ए कितना आ जाएगा हमारा, के ए आ जाएगा हमारा सी इंटू लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम का स्क्वायर अपॉन 1 की जगह लिख देते हैं लेमडा नॉट एम माइनस लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ स्क्वायर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, तो एक स्क्वायर से ये काट देता हूँ, ठीक है ना। तो फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा सी ए इज इक्वल टू सी लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा नॉट एम इंटू लेमडा एम माइनस, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको जब हम बनाएंगे, यानी कि ये सॉरी ये सी हाफ होता, तो सी हाफ के टर्म्स में जब इसको हम बनाएंगे, तो ये स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे बना सकते हैं लैम्डा एम, और इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो लैम्डा एम को इधर ले जाएंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू समथिंग जो कि सी के मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि ये किस में आना चाहिए, ये क्या होगा बेटा अंडर, क्योंकि हम सी हाफ के साथ बना रहे हैं तो यानी कि ये स्क्वायर के टर्म्स में, तो स्क्वायर का रिलेशन कैसा आता है, ऐसा आएगा, और ये इन्वर्स में है तो इन्वर्स स्क्वायर का रिलेशन ऐसा आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बात हम समझेंगे, ठीक है ना। तो जब इसका हम डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा आता है। तो अब एक और बात पता चली हमें यहाँ पर, क्या बात पता चली कि जो भी डिसोसिएशन हमें नापना है, जो भी हमें मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू नापनी है, वो हमें कैसे मिलेगी, कोरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन से मिलेगी, अगर हमें किसके लिए नापनी है, डिसोसिएशन, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नापनी है, जहाँ पर डिसोसिएशन बहुत कम है। तो ये यहाँ पर एप्लीकेशन इसकी दिखेगी आपको कि हम लोग कैसे यूज़ करेंगे कोरस लॉ को, ठीक है ना। तो इस लॉ को देखने के लिए क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपका एग्जांपल 3.6 इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसमें सिर्फ क्या है, ग्राफ प्लॉटिंग है, वो आप खुद से देख सकते हो, आप 3.6 एग्जांपल खुद से देखोगे, ठीक है ना। उसमें से कुछ नहीं कर रखा है, बस ग्राफ प्लॉट कर रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बस, वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो 3.7 देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3.7 देखेंगे, क्या है 3.7 में क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट लेमडा नॉट एम ऑफ CaCl2, ठीक है ना। आपको लेमडा नॉट एम निकालना है, किसके लिए निकालना है, एक तो निकालना है CaCl2 के लिए, ठीक है ना, और दूसरा किसके लिए निकालना है, MgSO4 के लिए, ठीक है ना, इन दोनों को निकालना है। और टेबल इनकी डाटा की टेबल का, इनका जो डाटा है कौन सी टेबल से लेना है आपका, 3.4 से, ठीक है ना। तो 3.4 से देखेंगे, Ca का कितना दिया हुआ है, Ca2 प्लस किस गिवन है 119.0, ठीक है ना। Cl का दिया हुआ है, Cl नेगेटिव का दिया हुआ है कितना 76.3, ठीक है ना। Mg का दिया हुआ है, Mg को कितना दिया हुआ है बेटा, Mg का दिया हुआ है 106.0, और SO4 का दिया हुआ है, 160.0, ठीक है ना, ठीक है ना। ये चारों वैल्यू दे रखी है, तो इन चारों वैल्यू को यूज़ करके आपको कोरस लॉ से इनकी वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी था, मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हो आप। लेमडा नॉट एम CaCl2 अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखोगे, लेमडा नॉट Ca प्लस Ca2 प्लस 2 इंटू लेमडा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। 2 क्यों किया बेटा, क्योंकि जब इसका डिसोसिएशन होगा पानी में तो कितना कैसे होगा, CaCl2 को वाटर में जब ऐड करोगे तो कैसा हो जाएगा, Ca2 प्लस 2Cl नेगेटिव, ठीक है ना, 2Cl नेगेटिव। तो 1 और 2 में हो रही है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको लिखेंगे, कितना है बेटा, इसकी वैल्यू है 119 और इसकी वैल्यू है 2 इंटू 76.3, ठीक है ना। इसको ऐड करने के बाद आंसर निकालेंगे 271.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जिसमें दिया हुआ है वो ये करेंगे,
ठीक है ना। अच्छा, कल मैं पढ़ाते पढ़ाते मतलब पिछली क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आई हैड डन अ मिस्टेक। मुझे लगता है कि मेरी वीडियो सिर्फ एक ही बच्चा या एक दो ही बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं, बाकी लोग जो पढ़ाता हूँ ठीक है, जो पढ़ा दिया, इंटरेस्ट नहीं है किसी को। बेटा अच्छे से देखा करो वीडियो को, ठीक है ना। अगर आप गलती बताओगे दैट मीन्स यू आर वॉचिंग अ वीडियो, अगर आप डाउट पूछोगे दैट मीन्स यू आर वॉचिंग अ वीडियो। तो मेरे को बड़ा बेकार रिस्पॉन्स मिला और मेरे को लगा था कि मेरे को काफ़ी बच्चे बोलेंगे ये बात कि सर ये आपने गलत पढ़ा दिया है यहाँ पर। तो आप क्या कर रहे थे उस समय, आपने क्यों करा ऐसा? तो आपको मैं बता दूं, मेरे को वैक्सीन लगी थी, तो दैट्स वाई मैंने ऐसा करा, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे। देखेंगे ठीक है ना। मेरी थोड़ी 2 दिन से तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से वहाँ मेरा हो सकता है कुछ मेरे माइंड पे भी इफ़ेक्ट पड़ा हुआ था। ये जो वैक्सीन है आपके माइंड पे भी इफ़ेक्ट करती है। तो देखेंगे क्या गलती करी थी मैंने गलती ये करी थी, वहाँ पर मैंने क्या बोला था, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब लिख दिया था मैंने, शायद नहीं, कितना 1000 मीटर क्यूब ऐसे कुछ लिख दिया था क्या? हाँ ऐसा लिख दिया था, जो कि एकदम गलत है। क्योंकि क्या होता है बेटा, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो यानी कि 10 1000 ml किसके बराबर होगा बेटा? 1 DM क्यूब के बराबर होगा। डेसीमीटर क्यूब भी तो पहुँच जाएगा 10⁻³ में, ठीक है ना। 10⁻³ में डेसीमीटर क्यूब पहुँचेगा। और 1000 ml के बाद 10⁻6 ml में 10⁻6 ml में कितना पहुँचेगा? 1 मीटर क्यूब पहुँचेगा। यानी कि कितना होगा बेटा? 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। तो वहाँ एक गलती कर गया था मैं, ये होता है, तो उसको चेंज कर लेंगे वहाँ पर आप, ठीक है ना। वहाँ पर चेंज करके उसको सही लिख लेंगे। जब मैं कन्वर्जन दिखा रहा था आपको, ठीक है, जब मैं कन्वर्जन दिखा रहा था वहाँ पर आप सही से लिख लेंगे वो, ठीक है ना। चलो, तो उस क्वेश्चन में देख लेंगे एक बार दोबारा, वहाँ पर मैंने ये गलती कर दी है, तो इस गलती को ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो क्या आ गया बेटा, ये तो क्या आ गया, इसका आंसर आ गया मेरा 271.6, ठीक है ना, 6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्योंकि यही मेरी यूनिट दे रखी है वहाँ पर, इसलिए मैंने ये यूनिट यहाँ पर लिखी है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, लैम्डा एम MgSO4। इसका आंसर आप मुझे खुद निकाल के दिखाओगे, ठीक है ना। कैसे करा आपने, इसको अलग कैसे किया, इसकी डिसोसिएशन कैसे हो रहा है, ये आप मुझे बताओगे, ऐसे करके पूरा बताओगे डिसोसिएशन क्या हुआ और आंसर क्या है, ये आप मेरे को बताओगे। और क्वेश्चन नंबर 3.8 आप एज अ होमवर्क एज अ असाइनमेंट करोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3.8 एग्जाम्पल करोगे और 3.9 मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू।